प्यारे मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न शुरुआत कर रहे हैं जो खास करके प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो माइनर विषय में के रूप में मिलिट्री साइंस को पढ़ रहे हैं और जिनका इस बार अवध विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर से आप सब लोग परिचित हैं। बहुत इजी भी नहीं होता, बहुत कठिन भी नहीं होता, लेकिन आप इतना मान के चलिए, यदि सही है तो पूरा, नहीं तो फिर जीरो। ठीक है, लिखित प्रश्न इसलिए इजी माना जाता है कि उसमें आप कुछ भी लिख देते हैं। 5 नंबर का है तो 4 नंबर मिल जाता है, 3 नंबर मिल जाता है, 2 नंबर मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सही है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा और गलत है तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए ये कठिन भी आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए मित्रों, इसमें हम आपको शुरुआत कर रहे हैं। आज जो है शुरुआत यानी सिलेबस हमने प्रयास किया है कि पूरा कवर कर लें, लेकिन हो सकता है कुछ प्रश्न छूट भी जाए क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न दाएं बाएं से भी आ जाते हैं जो सैन्य विज्ञान से संबंधित हों। इसलिए प्रयास हमने किया है कि आपके सभी प्रश्नों को इसमें हम कवर कर लें। इसलिए आप इसमें केवल जो है पढ़ते समय केवल इसमें क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, ये प्रश्नों पर ही ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान उन वर्णों पर भी दीजिएगा जो हम इसमें बोलेंगे, क्योंकि प्रश्न तो सिर्फ जो है प्रश्न ही होगा। वैसे भी बहुविकल्पी के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी करना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस प्रश्न को हमने दिया है वही प्रश्न आपका है। थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, घुमा भी सकते हैं। जैसे हमने दे दिया कोई चीज, कोई इसी चीज का प्रयोग कब हुआ था और उसी को अगर कब के स्थान पे कहाँ कर दिया जाए तो समझ लीजिए उसका उल्टा अलग हो गया। तो इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों की तैयारी करना ये खतरनाक भी होता है। इसलिए प्रयास करिएगा आप लोग पहले कि पूरा जो है वीडियो जो उसके पहले हम बनाए हुए हैं, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं या फिर जो है जो हमने लैंग्वेज क्या बोलते हैं, बिल्कुल विस्तृत आधार पर हमने जो समझाया है उसका आप लोग अध्ययन करिएगा। ठीक है, बाकी आप इसमें समझने के लिए आप हमारे शब्दों पर भी ध्यान देते चलिएगा इस वीडियो में, केवल प्रश्नों के अतिरिक्त भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जैसे पहला प्रश्न हमने लिया है सैन्य विज्ञान है। कभी कहा जाता है सैन्य विज्ञान क्या है, विज्ञान है कि कला है। अब हम लोग जानते हैं कि इसे विज्ञान और कला दोनों विषयों के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, विज्ञान इसलिए है कि विज्ञान की परिभाषा क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हम क्रमबद्ध इसका अध्ययन करते हैं, जैसे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक तक के हथियारों और युद्ध कला का अध्ययन करते हैं, विज्ञान भी है। और आज के युद्ध में वैज्ञानिक और टेक्निकल हथियारों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए विज्ञान है। कला इसलिए भी है क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं होते, लेकिन युद्ध कलाएं हर समय परिस्थिति भूगोल के अनुरूप परिवर्तित भी होती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सैन्य विज्ञान क्या है, विज्ञान और कला, इसमें गा विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सैन्य विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन का उपयुक्त क्षेत्र है। मित्रों, सैन्य विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, सैन्य इतिहास भी पढ़ते हैं, लड़ाई भी पढ़ते हैं, विवाद जो होता है उसका अध्ययन भी करते हैं, विवादों के निपटारे का। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के स्थान पर सिर्फ यही एक महत्वपूर्ण है कि रक्षा एवं सुरक्षा का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के युद्ध यंत्र किस विषय की देन हो। जितने भी यंत्र होते हैं, चाहे युद्ध यंत्र हो, चाहे कृषि यंत्र हो, चाहे जो हो, सब जो देन होते हैं वो भौतिक विज्ञान की देन होते हैं। और अगला है युद्ध में प्रयोग होने वाली जहरीली गैसें और विस्फोटक पदार्थ किस विषय की देन होते हैं। मित्रों, चाहे विस्फोटक पदार्थ में चाहे बारूद हो, चाहे टीएनटी हो, चाहे टीएनजी हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे जो भी हो, सब जो है रसायन विज्ञान की देन है। लेकिन इतना यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर रासायनिक युद्ध कला की बात आती है तो रासायनिक हथियारों में केवल हम जहरीली गैसों का प्रयोग करते हैं, केवल उन्हीं को हम रखते हैं, ना कि विस्फोटक पदार्थों को। ठीक है, चलिए अगला है युद्ध में प्रयोग होने वाले वायरस या जीवाणु एवं विषाणु विषय से संबंधित है। तो जीवाणु, वायरस जो होते हैं, कीटाणु, विषाणु जो भी होते हैं, ये सब जैविक हथियार के रूप में प्रयोग होते हैं और जो जीव विज्ञान से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला है सैन्य विज्ञान का मुख्य पाठ्यक्रम है। मुख्य पाठ्यक्रम क्या है मित्रों, ये समझ लीजिए कि रक्षा और सुरक्षा संबंधी जितने भी चीजें हैं सब सैन्य विज्ञान के पाठ्यक्रम हैं। यहाँ ना तो रक्षा के लिए पर्याप्त है, ना सुरक्षा के लिए। सुरक्षा में तो मान लीजिए सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो रक्षा, सुरक्षा, युद्ध कला, ये सभी चीजें जो है रक्षा सैन्य विज्ञान के अंदर का पाठ्यक्रम है, क्योंकि इसमें हम रक्षा संबंधित युद्ध नीतियों पढ़ते हैं, युद्ध कलाएं पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, समरतंत्र पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी पढ़ते हैं, विदेश नीति भी पढ़ते हैं। ठीक है, सैन्य संगठनों के बारे में पढ़ते हैं, रक्षा अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं।
यानी रक्षा और सुरक्षा संबंधित वे सभी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। अगला है प्रतिरक्षा की चौथी भुजा होती है, क्या होती है? अर्थव्यवस्था। आज के समय में युद्ध यंत्र इतने महंगे हैं, युद्ध यंत्र महंगे हैं, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी महंगी है, इसलिए कमजोर राष्ट्र वर्तमान युद्धों को नहीं लड़ सकते, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अगला है युद्ध के देवता के नाम से जाना जाता है। युद्ध के देवता मित्रों नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है। ना तो सिकंदर युद्ध का देवता है, ना अशोक सम्राट, ना समुद्रगुप्त। ठीक। फाइबर युद्ध का हथियार होता है। फाइबर युद्ध का मतलब होता है सूचना और प्रौद्योगिकी का हथियार। तो फाइबर युद्ध के हथियार में वही आते हैं जो सूचनाओं को प्रसारित करें। तो इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट प्रमुख हैं। मोबाइल भी चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का ही माध्यम है, इसलिए इसमें जो उत्तर आपका सही होगा वो होगा घ सभी। ठीक है। गरीबों के परमाणु बम के नाम से जाना जाता है। मित्रों गरीबों का परमाणु बम रासायनिक अस्त्र भी है और जैविक अस्त्र भी है, इसलिए रासायनिक एवं जैविक हथियारों को गरीबों का परमाणु बम माना जाता है। तो उत्तर आपका गा सही होगा। ठीक है। क्योंकि गरीबों का परमाणु बम, जैसे ये परमाणु बम चूंकि विनाशक हथियार होता है और ये रासायनिक और जैविक हथियार जो है ये भी परमाणु बम से कई गुना ज्यादा विनाशक होते हैं, लेकिन इनकी कीमत कम होती है। ठीक है। इसीलिए इनको गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कोरोना वायरस जो फैला था ये भी जैविक हथियार है, कितने लोग मर गए, संपूर्ण विश्व में फैल गया। जबकि कोई भी परमाणु हथियार इतना बड़ा नहीं है कि जो संपूर्ण विश्व का अकेले विनाश कर सके। ठीक है। लेकिन जैविक हथियार अगर प्रयोग होने लगेगा तो संभवतः यह संपूर्ण विश्व को खतरे में जरूर डाल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझो। मित्रों ये कथन है लिटिल हार्ट का। ठीक है। ये कथन है लिटिल हार्ट का। अगला है सुरक्षा ही विकास है और विकास ही सुरक्षा है। ये कथन है मित्रों रॉबर्ट मैकनमारा का। ठीक है। याद रहेगा रॉबर्ट मैकनमारा जो अमेरिका के हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। मित्रों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य कौटिल्य हैं। और उन्हीं आचार्य कौटिल्य के कई नाम हैं, चाणक्य भी है, कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। ठीक है। ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक। तो इसमें जो है उत्तर आपका हो जाएगा सभी। लेकिन इतना याद रखिएगा कि आपके प्रश्न में हो सकता है कौटिल्य के ले आ जाए बाकी अन्य विकल्पों के रूप में दूसरे का नाम दे दिया जाए। यानी इतना आपको जरूर याद रखना है कि इनके तीनों नाम, कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है। आप कभी घबराइएगा नहीं, डिसबैलेंस मत होइएगा। ठीक है। अगला है आनवार पुस्तक के लेखक थे। आनवार पुस्तक के लेखक हैं कौन? क्लाज़विट्ज़। याद रखिएगा। प्रिंस ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि खास करके प्रश्नों में आने वाले आप लोगों के पेपर में जरूर आते हैं। प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं, प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। ठीक है। एक कथन है युद्ध मानव का सदा सहचर रहा है। यह कथन किसका है? मित्रों सहचर का मतलब होता है हमेशा से युद्ध मनुष्य के साथ रहा, यानी जब से मानव पैदा हुआ है तब से युद्ध करता रहा है, युद्ध को जैसे साथ लेकर पैदा ही हुआ है। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा विंस्टन चर्चिल। ठीक है। जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं ये प्रथम विश्व युद्ध काल में। ठीक है। अगला है यदि आप युद्ध में दिलचस्पी नहीं भी रखते हैं तो भी युद्ध की आप में है। कहने का मतलब अगर आप युद्ध नहीं भी लड़ना चाहते हैं तो भी युद्ध जो है आपको युद्ध में जरूर घसीट लेगा। ये कथन है मित्रों ट्राटस्की का, जो सोवियत संघ के हैं। ठीक है। अगला है युद्ध एक आवश्यक बुराई है। ठीक है। युद्ध एक आवश्यक बुराई है मित्रों, ये कथन है ग्रोफियस का। ध्यान रखिएगा, ना फुंतजू का है, ना कौटिल्य का है, ना माओ का, ये है ग्रोफियस का। अगला है युद्ध राज्य का एक बृहत कार्य है। मित्रों ये कथन है फुंतजू का। ठीक है। अगला है युद्ध एक हिंसात्मक कार्य है। ये कथन है क्लाज़विट्ज़ का। ठीक है। इन्होंने युद्ध को एक हिंसात्मक कार्य माना है। अगला है युद्ध राजनीति को क्रियान्वित करने का साधन है। मित्रों ये भी कथन है क्लाज़विट्ज़ का। ठीक है। क्लाज़विट्ज़ कहाँ के थे? प्रफा के थे। उस समय आज का जो जर्मनी है उस समय प्रफा के नाम से जाना जाता था। या यूं कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रफा को वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा जर्मनी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अगला है 22 नंबर, वास्तविक युद्ध के प्रारंभ के पूर्व की कार्यवाही कहलाती है क्या? स्ट्रैटेजी। भाई वास्तविक युद्ध के प्रारंभ की जो कार्यवाही होती है वो होती है युद्ध की तैयारी। ठीक है। तो होती है स्ट्रैटेजी।
अगला है युद्ध के मैदान में सैनिकों के प्रयोग की कला को कहा जाता है मित्रों फमर तंत्र। फमर माने युद्ध, तंत्र माने विद्या, युद्ध विद्या, लड़ाई की विद्या। ठीक। अगला है क्रांतिकारी युद्धों को लड़ने में किस युद्ध कला का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों क्रांतिकारी युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, ये विप्लवी युद्ध और ये उग्रवादियों की कला, नक्सलियों की जो युद्ध कला, ये सब जो है क्योंकि इनकी ताकत कम होती है। अब गुरिल्लों को ये गुरिल्ला युद्ध वो होता है जो सबल के विरुद्ध निर्बलों की युद्ध कला होती है, गुरिल्ला युद्ध कला। यानी अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से, ताकतवर सेना से लड़ना है तो गुरिल्ला युद्ध कला अपनाया जाता है, जिसमें छल बल कपट सब जायज होता है, जिसका सिद्धांत होता है मारो और भागो, पूर्व में फोर करो, पश्चिम से आक्रमण हो, यानी आश्चर्यचकित करने के लिए हमेशा प्रयास करिए, जो संपूर्ण रूप से गतिशीलता या गति पर ही निर्भर करती है। ठीक है, गति नहीं है तो गुरिल्ला युद्ध कला आप नहीं लड़ सकते। अगला है जहां अच्छे हथियार नहीं होते वहां अच्छा कानून नहीं हो सकता। मित्रों ये कथन है मैकियावेली का। इसे सैन्य इतिहास के प्रथम सैन्य विचारक के नाम से, सैन्य और राजनैतिक विचारक के नाम से जाना जाता है। सबल के विरुद्ध निर्बलों की युद्ध कला कहलाती है, क्या कहलाती है? गुरिल्ला युद्ध कला। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा मित्रों, सबल के विरुद्ध निर्बलों की युद्ध कला गुरिल्ला युद्ध कला। यानी अपने से कई गुना ताकतवर से लड़ना है तो गुरिल्ला युद्ध कला आपको अपनाना पड़ेगा, जिसमें छल बल कपट सबका प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे, अन्यथा नहीं। अगला है लायन एंड फॉक्स थ्योरी। इसे कहते हैं लायन माने शेर, फॉक्स माने लोमड़ी। सिंह और लोमड़ी का सिद्धांत या शेर और लोमड़ी का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो मित्रों ये दिया है मैकियावेली ने। ठीक है, जिसका सिद्धांत इस बात पे कार्य करता है कि एक राजा को चाहिए अगर युद्ध के मैदान में वो कमजोर पड़े, सॉरी युद्ध के मैदान में अगर वो भारी पड़ता है तो सिंह की तरह पूरी सेना पे झपट्टा मारकर अपने विरोधी को पराजित कर दे या ध्वस्त कर दे, नष्ट कर दे। लेकिन अगर संभावना हो कि हम हार जाएंगे तो लोमड़ी या गिरगिट की तरह, जिसे कहते हैं ना लोमड़ी की तरह, रंग बदलते हुए तुरंत अपने आप की सुरक्षा के लिए, अपने प्राणों की हिफाजत के लिए तुरंत जो है विजेता के पैरों पर गिरकर अपने लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। भाई जीवित आप रहोगे तभी आप अगली तैयारी कर पाओगे, जब आज ही आप मार दिए जाओगे तो अगली तैयारी के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है लायन एंड फॉक्स थ्योरी, शेर और लोमड़ी का सिद्धांत। जरूरत पड़ने पर शेर बन जाओ, जरूरत पड़ने पर लोमड़ी बन जाओ। ठीक है, लेकिन सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, प्रजा की भी रक्षा करिए। अगला है एक राष्ट्र के मार्मिक हित होते हैं। मार्मिक हित होते हैं मित्रों, जैसे व्यक्ति के मार्मिक हित होते हैं रोटी कपड़ा मकान, भोजन वस्त्र मकान। ठीक है, उसी तरह एक राष्ट्र के जो मार्मिक हित होते हैं वो होते हैं एकता, अखंडता और संप्रभुता। यानी ये सभी चीजें मार्मिक हित में आती हैं, तो उत्तर घाव का सही होगा। ठीक, वैदिक काल की समयावधि है मित्रों, वैदिक काल की समयावधि है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ध्यान रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक ये वैदिक काल की समयावधि है। बगल में हमने लिखा है 800 से 200 ईसा पूर्व, ये है महाकाव्य काल की समयावधि। ठीक है, चलिए अगला है वेद कितने हैं? आप सब लोग जानते हैं वेद कितने हैं? 4। ठीक है, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इस रूप में भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो है ऋग्वेद। ठीक है, तो मित्रों ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए जो है हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं, बाकी अगला पार्ट हम अगले क्लास में। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। तैयारी का विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके माइनर के विद्यार्थी।